हेलो गाइस, ब्रह्मा गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं मानवेंद्र सिंह स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पैट के रिगार्डिंग जीके जीएस और यूपी जीके की क्लास। राइट, तो हम आरंभ करते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक जो क्लासेस बंद रही हैं तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ दिनों के लिए मैं थोड़ा बिजी रहा। अब मैंने दोबारा से जो कि क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, तो सभी बच्चे जुड़ जाएं और लग जाएं क्लास में। एकदम मेहनत करते हैं हम साथ में मिलकर सभी बच्चों के साथ। और ये क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पैट के रिगार्डिंग बहुत महत्वपूर्ण आपके जीके जीएस और उसमें आए हुए एग्जामों के क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप रेगुलर बेस पे क्लास जरूर करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं प्रचंड के तरीके से, एक अच्छे वे में। ओके, तो चलिएगा। ये क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी पैट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा। मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोरखपुर, बलिया, कुशीनगर या फैजाबाद? तो मल्ल सुनते ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि मल्ल जो महाजनपद था वो किस जिले में स्थित था, तो वो था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुशीनगर इज द राइट आंसर। क्या नाम था? कुशीनगर। राइट, तो कुशीनगर आप याद रखिएगा, मल्ल जनपद। तो इसी तरीके से आप और भी जो चीज़ें, जितने भी जनपद हैं, आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश के जनपद हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी पैट के रिगार्डिंग। राइट, जो उत्तर प्रदेश में जो जनपद थे। ठीक है, चलेगा। तो अगर आपको इस तरीके के और मतलब थ्योरिकल अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं थ्योरी भी साथ में बताते जाऊँगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एका नामक किसान आंदोलन, क्या एका नामक किसान आंदोलन का केंद्र था? तो क्या था? कानपुर, हरदोई, प्रयागराज और फैजाबाद। तो एका नामक किसान आंदोलन का जो केंद्र था वो था भैया हरदोई, याद रखिएगा। तो आपको पता है कि एका जो आंदोलन हुआ था कहाँ? अवध में। राइट, उत्तर प्रदेश में। वो उसका जो केंद्र था, किसान आंदोलन का केंद्र था, वो हरदोई था। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन है जैन धर्म। क्या क्वेश्चन है? जैन धर्म के 23 में, देखो इसके जो तीर्थंकर हैं, जो उत्तर प्रदेश में जिनके जन्म हुए और जो रहे हैं, राइट, उनको जरूर एक बार पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता ही है ज़्यादातर एग्जाम में। राइट, तो आपके लिए मैं बताना चाहूँगा बहुत। तो जैन धर्म के, ये तो कई बार क्वेश्चन आया है, यूपी पुलिस में भी आया और यूपीएसआई में आया क्वेश्चन। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ? मथुरा, अयोध्या, श्रावस्ती और काशी। तो आप सभी लोग बताएं इसका आंसर कि किस में हुआ था उनका जन्म। जल्दी से जल्दी बताएं सभी बच्चे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो आप सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। सभी लोग बताते हैं जल्दी कमेंट करके। तो मैं इसका आंसर बताना चाहूँगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा काशी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाजनपद। क्या लिखा है? महाजनपद काल में कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? जो महाजनपद काल में कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए कौशल, ऑप्शन नंबर वत्स बी वत्स, ऑप्शन नंबर सी मल्ल, ऑप्शन नंबर डी चेदी। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? जो कौशाम्बी थी महाजनपद की, किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके आप सभी बच्चे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो आंसर होगा वो होगा वत्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, वत्स इज द राइट आंसर। तो याद रखिए कौशाम्बी की राजधानी क्या है? वत्स। ठीक है, याद रखोगे कि नहीं? हाँ, इसी तरीके से सारी चीजें आपको एक एक करके याद रखना है। चलेगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संगीत के जनक। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना गया है? अब वेद दिए होंगे नीचे, तो मैं नीचे किसका के दिखता हूँ, देखो ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बताइए, अर्थवेद। तो बताइए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में से भारतीय संगीत का जनक किसे माना गया, किसे माना जाता है? तो आप सभी लोग बताएं इसका आंसर। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं कि भारतीय संगीत के जनक, संगीत का जनक किस वेद को माना गया है। तो वो वेद बताना है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो सभी बच्चों ने आंसर दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सामवेद इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोक नृत्य। क्या? लोक नृत्य राहुला
ठीक है, राहुल्ला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस भाग से है? तो लोक नृत्य राहुल्ला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से या भाग से है? तो पूर्वी, पश्चिमी, मध्य या बुंदेलखंड। तो आप बताइए कि राहुल्ला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो आंसर होगा वो होगा बुंदेलखंड। जो राहुल्ला नृत्य है, राइट, लोक नृत्य है, वो बुंदेलखंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुंदेलखंड से। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है धोबिया नृत्य। क्या क्वेश्चन बोला है? धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो धोबिया नृत्य बताना है कि जो धोबिया, ठीक है, धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो आपको बताना है। तो मैं इसका आंसर बताना चाहूँगा कि इसका जो आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? पूर्वांचल, राइट। जो धोबिया नृत्य है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो आप याद रखोगे कि नहीं है? इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है आपके लिए, ठीक है। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मिड डे मील, क्या मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लागू की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए सभी लोग। तो मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश के किस वर्ष लागू की गई थी? तो सभी लोग बताएं इसका आंसर कमेंट करके। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि कौन सा बच्चा क्या कमेंट कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लागू की गई थी वो की गई थी 1995, ठीक है, 1995 में की गई थी। याद रखना इस चीज़ को। ये आपको पता है कि स्कूलों में जो खाना मिड डे मील का मिलता है, राइट, आपको पता है वो योजना जो आई थी उत्तर प्रदेश में वो कब लागू की गई थी? तो वो 1995 में लागू की गई थी, ठीक है। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत भारती सम्मान। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI UPSI के लिए महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान दीजिएगा। BI है। भारत भारती सम्मान UP प्लस के लिए भी है। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था से दिया जाता है? तो बताइए, भारत भारती जो सम्मान है वो उत्तर प्रदेश की किस संस्था से दिया जाता है? उर्दू संस्था, हिंदी, संस्कृति या हिंदुस्तान एकेडमी? बताइए किस संस्था से ये सम्मान दिया जाता है? कौन सा? भारत भारती। तो सभी लोग बताएंगे इसका आंसर कि भारत भारती किस संस्था से। तो आपको पता है कि भारत भारती नाम सुनते ही आपको होगा तुरंत सर की हिंदी संस्था, राइट। तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला, उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? देखो आपको ये तो पता होगा कि उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया, लेकिन आपको पूछूंगा मैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा गठन, ठीक है, विधानसभा का जो गठन, क्वेश्चन को थोड़ा सा पूछा गया, विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो आप सभी लोग इसका आंसर बताएं। 1935, 1937, 1942, 1947। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। बताइए सभी लोग बच्चे, सभी लोग आंसर देते चले, स्पीड के साथ देते चले आंसर, तो मुझे भी मज़ा आ रहा पढ़ाने में। और ओके, और कोई भी अगर तुम्हें लगता है कि किसी क्वेश्चन में सर थोड़ा सा डिटेल भी बताते चलिएगा तो मैं डिटेल जरूर आपको आंसर दूंगा, ओके। तो इसका जो आंसर है वो है 1937, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब किया गया था? वो किया गया था 1937 में। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताइए, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सभी लोग कमेंट करके बताएं। 1864, 1865, 1866 या 1867? बताइए सभी लोग कि इसका आंसर क्या होगा। तो सभी लोग आंसर बताएं इसका आंसर कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए सभी लोग कमेंट करके, मैं चेक कर रहा हूँ सबके कमेंट, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, 1866। याद रखिएगा इसको क्वेश्चन का, ठीक है, डेट याद रखिएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी, याद रखोगे कि नहीं? चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ी ध्यान से और ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। चलेगा, उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या वाले नगरों में नगर पालिका का गठन किया जाता है? बताइए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मैं बताना 1 लाख, तो ऑप्शन है 1 लाख से अधिक, ऑप्शन नंबर B है 2 लाख से अधिक, ऑप्शन नंबर C है 3 लाख से अधिक, ऑप्शन नंबर D है 5 लाख से अधिक। तो बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या वाले नगरों में नगर पालिका का गठन, किसका नगर पालिका का गठन किया जाता है?
तो बताइए, तो वो है 2 लाख से जिस नगर की जनसंख्या अधिक हो जाती है तो वहाँ नगर पालिका का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, 2 लाख से अधिक, याद रखोगे कि नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन का भाग नहीं है, बताइए। तो देखो, उत्तर प्रदेश को आपको पता है प्राकृतिक विभाजन आपने पढ़ा होगा, तो उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन में ये 4 चीज़ें हैं, इसमें से कौन सा नहीं है। तो आपको पता है कि जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश में पर्वत भी शामिल थे कि नहीं। उत्तर प्रदेश में क्या, पर्वत भी शामिल थे, लेकिन जो पर्वतीय भाग था, राइट, वो कहाँ चला गया, वो उत्तराखंड में चला गया। तो आपको पता है कि कौन सा भाग नहीं है, तो वो उत्तर प्रदेश के पर्वतीय वाला भाग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको पता है कि भाबर और तराई का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, दक्षिण का पठारी क्षेत्र बुंदेलखंड पठार आपको याद होगा, और गंगा जो बीच वाला मैदान है, गंगा जहाँ से निकलती है, गंगा का मैदानी क्षेत्र, ये भी उत्तर प्रदेश में है। बट उत्तर प्रदेश में जो पर्वतीय, जो उत्तर का कौन सा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, पर्वतीय भाग है, जो पर्वतीय भाग है वो नहीं है। वो कहाँ चला गया था, उत्तराखंड का जब गठन हुआ था तब उत्तराखंड के में चला गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में किस जलवायु के प्रभाव से शीतकालीन वर्षा होती है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग, जो उत्तर प्रदेश है उसका जो उत्तरी भाग है, राइट, उत्तरी भाग याद रखो। देखो यूपी है, आपको पता है कि ऊपर की तरफ क्या है, ये है ईस्ट, ठीक है, मान लो ये है पूरब, ठीक है, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, ठीक है, समझने की कोशिश करना। उन्होंने कहा कि जो उत्तरी भाग में, जो उत्तर वाला भाग है, राइट, ये एरिया है कौन सा, जैसे कि सहारनपुर हो गया, ये वाला एरिया हो गया ना, हाँ, उस एरिया में जो मानसून शीतकालीन जो सर्दियों में वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है। तो हाँ, विषुवतीय जलवायु, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या मानसूनी जलवायु। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ से। किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखोगे कि नहीं। अगर आप कहोगे, कमेंट कर देना सब बच्चे क्लास देखकर, और कहोगे कि सर लाइव सेशन की क्लास लीजिए और थ्योरिकल पोर्शन थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, मैं एक एक करके डिटेल समझाऊंगा, डिटेल भी उठा लूंगा, जिससे आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप एक बार कमेंट करके बताएंगे तभी, नहीं तो काफ़ी बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि नहीं सर हमें तो रिविजन करना है, राइट, तो इस चक्कर में मैं उसको ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, उत्तर प्रदेश को कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, तो बताइए 11, 9, 16, 12। तो आपको सबको पता है कि जो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया वो है 9। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा बड़े ध्यान से और ध्यान पूर्वक कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कर्क रेखा के निकट होने के कारण सर्वाधिक औसतन तापमान धारित करता है। तो आपको याद करो, आप उत्तर प्रदेश है, राइट, तो उत्तर प्रदेश में कर्क रेखा, पहले तो भारत का नक्शा याद करो, राइट, भारत के नक्शा में कर्क रेखा, मान लो ये है पूरी पृथ्वी है, राइट, तो आपको पता है कर्क रेखा निकली और यहाँ पर ये वाला पोर्शन है, यहाँ भारत बसा हुआ है ना, यहीं पे बसा है ना, सॉरी ये वाला पोर्शन, हाँ यही ना, मैं यहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला भारत बसा है, ठीक है, याद रखना। तो उत्तर प्रदेश यहाँ के बीच वाले भाग में है, ठीक है, तो याद रखना। तो मेरा कहने का मतलब है कि कौन सा पार्ट, तो उत्तर जो कर्क रेखा गुजरती है वो कहाँ, कि बुंदेलखंड वाला जो पोर्शन है, जैसे झांसी हो गया, राइट, तो वहाँ के आसपास से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको पता है कि जो गर्म वाला एरिया है वो बुंदेलखंड है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक तापमान वाला जगह कौन सी है, वो है बुंदेलखंड। तो ठीक है, याद रखिएगा, धारित करती है। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। बताइए किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है, सोनभद्र, मिर्जापुर, सोनभद्र या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दें। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है, वो पाई जाती है मिर्जापुर और सोनभद्र, दोनों जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर।
कछुआ वनजीव विहार स्थापित किया गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, प्रयागराज में, वाराणसी में, कानपुर में, गाजीपुर में। तो बताइए कछुआ वनजीव विहार स्थापित किया गया तो कहाँ पर किया गया था कछुआ वनजीव विहार? सभी लोग आंसर बताएं इसका जल्दी से जल्दी। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जो कछुआ वनजीव विहार स्थापित किया गया वो बनारस या वाराणसी, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पर? वाराणसी में, ठीक है, याद रखोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन 19वें क्वेश्चन को देखिएगा। वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने सॉरी दो बार लिख गया, कितने राष्ट्रीय पार्क स्थापित हैं? तो बताइए जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है उसमें जो नेशनल पार्क, राइट, राष्ट्रीय पार्क स्थापित हैं वो कितने हैं? तो आपको पता है कि जो राष्ट्रीय पार्क स्थापित हैं वो ओनली एक। कितने हैं? एक। कौन? दुधवा नेशनल पार्क है कि नहीं? तो वो एक है। कहाँ पर है? लखीमपुर खेरी में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक ही है अभी राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, याद रखिएगा। और मैंने बता दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में संगमरमर पाया जाता है? तो बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर संगमरमर की प्राप्ति होती है? हमीरपुर और झांसी, प्रयागराज और बांदा, मिर्जापुर और सोनभद्र, वाराणसी और ललितपुर। तो सभी लोग बताएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के जो जिला है जिसमें संगमरमर की प्राप्ति होती है वो वाराणसी और ललितपुर, ठीक है। तो आपको पता है ललितपुर में बहुत ज़्यादा खनिज प्राप्ति होती है कि नहीं? तो वाराणसी और ललितपुर में किसकी प्राप्ति होती है? संगमरमर की। याद रखेंगे कि नहीं? चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वनजीव विहार कौन सा है? तो आपको पता है वनजीव विहार के बारे में जरूर पढ़ लें, और अगर आप कहोगे कि सर इसका रिवीजन करवा दो तो मैं जरूर करवा सकता हूँ, राइट। तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं कल से और डिटेल में क्वेश्चन को ले आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वनजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर, महावीर स्वामी, चंद्रप्रभा या सोहेलवा? तो जो सबसे छोटा वनजीव विहार है वो है चंद्रप्रभा। कौन सा है? चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वनजीव विहार है। याद रखोगे कि नहीं? कौन सा है? चंद्रप्रभा इज द राइट आंसर। बिल्कुल। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 22वां क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। घाघरा नदी, क्या घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो याद रखो कि देखो सारी नदियां हैं, उनके प्रवेश जिले जरूर याद रखो, क्योंकि पता है सबसे, देखो आपको क्वेश्चन ये तक तो पूछ लिए गए कि भाई कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, गोमती के लखनऊ बसा है, मतलब और सारे कुछ और, राइट, ऐसे क्वेश्चन पूछे। बट ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि जो नदी प्रवेश कर रही है उत्तर प्रदेश में वो किस जिले से प्रवेश कर रही है, ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है एग्जाम में, मैंने देखा है। तो राइट, तो घाघरा नदी है जो किस प्रदेश से होकर जिले में गुजरती है, तो वो किस से गुजरती है? तो आपको बताना है। तो सभी लोग बताइए कि घाघरा नदी किस जिले से होकर गुजरती है? सहारनपुर से, लखीमपुर खेरी से, लखनऊ से या बलरामपुर से? सभी लोग बताएं इसका आंसर जल्दी से जल्दी। चलेगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? वो होगा लखीमपुर खेरी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, देखो अभी मैं थोड़ा सा इसको डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। देखो लखीमपुर खेरी इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछ लिया जाए, मैं आप कमेंट करके बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, गंगा नदी किस जिले से होकर उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है? मतलब गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? बताइए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दें, फिर मैं चेक करके कल बताऊंगा कि किसका सही है, ठीक है। हाँ, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में किस जिले में एग्रो पार्क स्थापित किए गए हैं? तो भाई एग्रो पार्क जो स्थापित किए गए वो किस जिले में किए गए? तो भाई हापुड़, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी। तो इसका आंसर है ये जो चारों जिले हैं, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर मैं ऑब्जेक्ट निकाल लेता हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिएगा। निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती? लो, मैंने क्वेश्चन आपसे पहले ही पूछ लिया और आगे क्वेश्चन। तो भाई अब इसका आंसर कमेंट कर दोगे तो सही है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, बट मैं तो बताऊंगा ही ना।
तो भाई मैंने बताया कि किस जिले से, तो मैं बताना चाहूँगा कि गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है वो किस जिले से करती है। 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में देखिएगा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ। तो सहारनपुर इज द राइट आंसर। कहाँ से प्रवेश करती है? सहारनपुर से करती है। ठीक है, चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन, खा की जगह नहीं है, कहाँ, यहाँ कहाँ लिखना था, गलती से मेरे से टाइप हो गया गलत, कहाँ होता है। देखो आप पीडीएफ मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़ा सा समय लगता है लेकिन बहुत अच्छी भी मैं बनाता हूँ पीडीएफ। उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पूर्वी भाग, मध्यवर्ती मैदान, बुंदेलखंड या दोआब क्षेत्र। तो आप बताइए कि जो चने का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है। तो मैं आपको सर्वाधिक, तो चने का जो उत्पादन सर्वाधिक होता है वो होता है दोआब क्षेत्रों में। ठीक है, याद रखिएगा, दोआब क्षेत्र याद रखिएगा। ओके, चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा बड़े ध्यान से, राष्ट्रीय जैविक खेती, अरे भाई साहब, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है? भाई साहब ये तो मैंने बहुत बार पढ़ाया बच्चों को, राइट, जब मैं थ्योरिकल क्लास लेता था, राइट, मैंने केंद्र अनुसंधान पढ़ाए थे तब मैंने पूछा था। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है? तो आपको सबको पता है कि वो है गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? देखो अगर उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान पूछे तो उत्तर प्रदेश के अंदर होगा, और अगर आलू अनुसंधान, केंद्रीय आलू अनुसंधान पूछा जाए तो कहाँ पर है? शिमला में। कहाँ पर है? शिमला। वो भी याद रखना। अब कैसे याद रखोगे? आलू किसके साथ बनाई जाती? शिमला के साथ। तो याद रहेगा कि नहीं? और उत्तर प्रदेश का अगर पूछा जाए तो मेरठ बता देना तुरंत। क्या बताओगे? मेरठ। अगर उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान पूछे तो मेरठ, और केंद्रीय पूछा जाए तो शिमला, तो आलू के साथ शिमला को बना देना। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे बड़े ध्यान से, ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन क्या बोला कि उत्तर प्रदेश में पहला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए सहारनपुर, ऑप्शन नंबर बी बनारस, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ और इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी है इलाहाबाद। तो सभी लोग इसका कमेंट करके एक बार बताएं, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जो प्रथम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमीरपुर और झांसी, क्या, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिएगा। हमीरपुर और झांसी जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? कोयला, सेल खड़ी, रॉक फास्फेट या ग्लास सेंड। बताइए, जो हमीरपुर जिला है और झांसी जिला है, दो जिले हैं, इन्हों में यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है? तो सभी लोग बताएं। तो इसका जो आंसर है वो है सेल खड़ी, राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं इसके बाद आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। वर्तमान उत्तर प्रदेश, क्या वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने बाघ अभयारण्य हैं? देखो अभी मैंने क्वेश्चन पहले पूछा था कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, और बाघ अभयारण्य दोनों में अंतर है। तो राष्ट्रीय पार्क एक है और जो कि बाघ अभयारण्य है वो कितने हैं? तो सभी लोग इसका आंसर करके बताएंगे कि कितने हैं। तो वो जो टोटल हैं, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, वो जो टोटल हैं वो हैं 3। कितने हैं? 3। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे चला गया, राइट जी है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितने बाघ अभयारण्य? 3। तो आज की क्लास के जो हमारे टॉप 30 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या कहेंगे इनको? टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके यूपी पुलिस यूपीएसआई के रिगार्डिंग बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैंने करा दिए हैं। आप इसी तरीके से रेगुलर क्लास करो, आपके आने वाले एग्जाम तक इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा कि डिट्टो आपके एग्जाम में फंसेगा बिल्कुल क्वेश्चन। मैंने कहा ना कि आपको ऐसा लगेगा जीके जीएस और यूपी जीके तो ऐसी लगेगी कि भाई सब बिल्कुल सरल है, राइट। तो बिल्कुल जरूर आप रेगुलर रहें, जो भी बच्चे एक बार क्लास देखे तो जरूर रेगुलर रहने की कोशिश करें, और रेगुलर क्लास आएगी और रात्रि 9 बजे रोज क्लास आपकी लाइव सेशन पे चलेगी, तो आप जरूर देखिएगा। अभी मैं लाइव नहीं लूँगा बट मैं चलाऊँगा लाइव सेशन पर, तो आप देख सकते हैं, लेकिन जब से मैं लाइव लेने लगूँगा तब भी आप आए करेंगे, लेकिन क्लास जरूर लें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ब्रह्मा गुरुकुल की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी लोगों का ऐसा ही स्वागत बना रहे।
ठीक है। और हम मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करिए, क्योंकि आ चुकी है वैकेंसी यूपी पुलिस UPSI, बिल्कुल आ ही गई है। नोटिफिकेशन बस आना जरूरी है, आना है, और बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि जब फॉर्म आएगा तभी पढ़ना स्टार्ट करूँगा, नहीं, ये सोच लो कि फॉर्म भरा है मेरा, बस एग्ज़ाम आने वाला है भाई। क्योंकि अभी तुम्हें पता है कि यूपी में कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो उसको ज़्यादा समय नहीं दिया जा रहा, जल्दी से जल्दी निपटाए जा रहे हैं। तो आप ऐसा सोच, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।